चलो क्वेश्चन लिख लो बीच बीच में, आज थोड़ा सा आराम से चलेंगे, कोई नहीं। क्वेश्चन लिखो, और वो क्वेश्चन क्या है वो मुझे भी नहीं पता, देखता हूँ। पहले थोड़ा रिवाइज चलता रहे ना, पिछला पता चले उड़ जाओ पिछले में। क्वेश्चन है फॉर द सेल, फॉर द सेल, लाइट कम नहीं लग रही? कहाँ गई लाइट? मैं कह रहा हूँ लाइट कम लग रही हो क्या, लाइट बंद कर दो। फॉर द सेल सेल बोले तो मेरा एजी, एजी बी आर, बी आर एजी सी एल, ठीक है, या इसके साथ ऐसे कोई दिक्कत नहीं, सी एल माइनस लिख लो, फिर कौन आ जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन में यहाँ कॉमा आना था, कोई बात नहीं, अब इसको छोड़ो, और यहाँ पर एजी आ गया। और ये मुझे क्या क्या गिवन है, के एस पी गिवन है, किसका, एजी सी एल का, और के एस पी गिवन है एजी बी आर का। मुझे लग रहा था क्वेश्चन दे दिया मैंने यार, अब मैं लिख दिया, अपना बोलना करवा दिया था, बड़ी मेहनत से लिखा है। फॉरवर्ड रेशियो वो नहीं है तुम जो सोच रहे हो, है सिंपल सा ही, लेकिन उससे है तो अलग ही। आंसर क्या था भाई, 5 × 10⁻³ ना। देखो कुछ भी नहीं करना, इसको पहले दूसरी फॉर्म में लिख दो, वो दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे लिख दूं, एजी, एजी प्लस, ठीक है, और दूसरा एजी प्लस और एजी। अब मुझे बताना एजी प्लस कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, के एस पी बाय सी एल माइनस कंसंट्रेशन, और यहाँ पर के एस पी क्या हो जाएगा, बी आर वाला दिया क्या, हाँ तो बी आर कर दे इसको, ठीक है, और यहाँ पर के एस पी बाय सी एल माइनस। तो अगर यहाँ से ये निकल गए बस हो गया कुछ, मैंने कंसंट्रेशन नहीं दी क्या इनकी, अच्छा ये तो पूछी हुई है। तो मेरा ई सेल कितना हो जाएगा, ई नोट सेल कितना होगा इसके लिए 0, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, 0.0591 बाय एन कितना हो जाएगा 1, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ये वाला एजी, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूं कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस कौन से वाला ये एनोड वाला, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस कैथोड वाला, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको लिखूं, इसको मुझे जीरो करना है, ये कितना हो जाएगा -0.0591 लोग एजी प्लस ए प्लस वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, के एस पी बाय बी आर माइनस इंटू ये क्या हो जाएगा सी एल माइनस बाई के एस पी, ठीक है, ये मेरा किसका है, इसको मैं एनोड वाला लिख लेता हूँ और इसको मैं कैथोड वाला लिख देता हूँ, बस वैल्यूज पुट करनी है। अब तो क्या बन जाएगा, ये 0 है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, log 0 log 1 वो क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे बस वैल्यूज पुट कर देनी है, तो मेरा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, के एस पी ऑफ किसका है ये एनोड बाई के एस पी ऑफ कैथोड इनटू क्या हो जाएगा सी एल माइनस डिवाइड बाय बी आर माइनस, ये दोनों वैल्यूज पता है, इसका रेशियो आ जाएगा, उल्टा कर देना, ठीक है, बस ये वाला स्टेप ही तो देखना था, उसके बाद तो बस वैल्यूज पुट ही करनी थी। इसलिए कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है पहले इससे इसमें कन्वर्ट कर लो, उसके बाद उसके के एस पी बाई दिस से उसकी वैल्यू निकाल लो बस, क्योंकि हमें पता है ई सेल में तो यही आने हैं इनकी वैल्यूज हम के एस पी से निकाल लेंगे। आंसर कितना बन जाएगा 5 × 10⁻³ एक तुमने डीजी का फॉर्मूला पढ़ा होगा जो मैंने मैक्सवेल रिलेशन से पढ़वाए थे, याद है क्या क्या होते थे, ये वाला याद है वी डी पी माइनस एस डी टी, देख के चलो याद तो आ गया,
हमने मैक्सवेल डब्बे से किया था। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अगर मैं इसको क्या कर दूं, एट कांस्टेंट प्रेशर पर बात करूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो मेरा क्या बन जाता था, डेल्टा जी को मैं लिख सकता हूँ माइनस एस डी टी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं एक रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डी ऑफ डेल्टा, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा एस आर इंटू डी टी, ठीक है। इसको चाहे आर को भी वहीं लिख दो, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। बस मैंने क्या बीच में डेल्टा आर लगा दिया, मतलब रिएक्शन के लिए बात हो रही है, तो हमारा यहाँ पर डेल्टा आ गया, यहाँ पर भी डेल्टा आ गया, आर का मतलब रिएक्शन के लिए बात हो रही है। ये वाली बात अगर समझ आ गई, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना जाऊँ तो मेरा डेल्टा ये क्या बन जाएगा, डी ऑफ डेल्टा ये आर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, और बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है जो मेरा डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। तो अब डेल्टा जी को मैं यहाँ पुट कर दूं, ठीक है, ये आर ही मान लो होते हुए रिएक्शन के लिए, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये डेल्टा एस आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी, और अंदर क्या आ जाएगा मेरा, माइनस एन एफ ई सेल। एन एफ तो कांस्टेंट है, वो बाहर ला सकते हैं, और माइनस भी, तो क्या बन जाएगा मेरा, एन एफ डेल ऑफ ई सेल बाय डी टी। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको हम क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट। और यहां से मेरा डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बन गया, एन एफ डेली डी सेल बाय डी टी। तो अगर कभी भी वो तुमसे ई दे रहा है, ई सेल दे रहा है, और तुम्हें डेल्टा एस निकालने को बोल रहा है, तो तुमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। याद ना रहे तो यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं डेल्टा एस आ गया, डेल्टा जी पता है, तो डेल्टा एच निकाल सकते हो। क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी क्या होगा मेरा, माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, एन एफ डी सेल बाय डी टी। तो यहाँ पर मैं डेल्टा एच कितना बन जाएगा मेरा, माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, प्लस टी एन एफ डेली बाय डेली बाय। तो कभी भी अगर डेल्टा एच निकालना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना, वो तो तुम्हें अगर डेल्टा एच ये मिल गया, ये मिल गया, तो वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट ही आ जाएगा डेल्टा एच। ये तो हमने फॉर्मूला बस लिख दिया। अगर वो सीधा पूछ ले इन चारों में से डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, वैसे पूछता नहीं है, तो हमें इसकी टेंशन भी नहीं लेनी। यहाँ पे प्रताप स्कूल वाले कितने हैं, मेन वाले, मेन कोई नहीं है, मेन वाला सब 6 वाले। हाँ, इतने एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो, अच्छा ऑनलाइन में है, लेकिन उनसे ऐसे बात ही नहीं हो सकती, वो इतना टाइप करते रहेंगे, गाली और देंगे मुझे। तो अब देखो, अगर इतनी बात कर लिया ना नोट सबने, तो यहां से मेरे पास दो चीजें निकलेंगी। वो दो चीजें क्या है, मेरा डेल ई सेल बाय जो dt है, अगर मेरा इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा ई सेल क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। और नेगेटिव अगर होगा तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ई सेल क्या होगा, डिक्रीज। मतलब कि हमारा ई सेल टेम्परेचर बढ़ाने में कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पर। ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसको ध्यान रखना, वो डायरेक्ट इसकी वैल्यू देता है। क्वेश्चन इस पर मुश्किल नहीं आते, लेकिन हमारी इस पे ज्यादा कमांड नहीं होती इस फॉर्मूले पे, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है।
कर लिया नोट? ये नोट करने के बाद एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, फिर अपना ये खत्म, गैल्वेनिक सेल भी, फिर कंडक्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लो। फॉर अ सेल सेल कौन सा मेरा, पीबी सॉलिड प्लस HgCl2 गिविंग PbCl2 प्लस Hg की स्टेट क्या होती है ध्यान रखना, ठीक है, लिक्विड। और मुझे क्या गिवन है, डेली बाय डेल्टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, वो मेरा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट पर केल्विन, और एट टेम्परेचर मेरा क्या है 298। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर द सेल रिएक्शन। किसके अंदर, इन जूल पर केल्विन पर मोल। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर वैल्यूज ही पुट करनी है। क्या एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला, NF इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट, बस वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 28.95। आंसर आ जाएगा मेरा 28.95। कुछ भी नहीं था, वैल्यूज पुट करनी है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, एफ की 96500 और इसकी वैल्यू ये रही, बस मल्टीप्लाई करना है। 298 बल्ब जल रहा है, 298 है। देख लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, if EMF of the cell changes to 1.104 volt 1.104 volt at 35 degree Celsius then calculate delta G, delta S and delta H for the reaction at 298 और वो रिएक्शन क्या है वो देख लो, ठीक है। वो मेरी रिएक्शन है जिंक 2+, कॉपर 2+ और कॉपर। ये मेरा 1 मोलर है, ये मेरा 1 मोलर है। ई मेरा जिंक 2+ से जिंक का गिवन है -0.76 वोल्ट, और ई कॉपर 2+ से कॉपर का है 0.34 वोल्ट, और ये किस पर है, ये मेरा सारा 298 केल्विन पर, ठीक है। अब इसको कर दो, सबसे पहले मुझे ई सेल निकालना पड़ेगा, किस पर 298 पर, कितना आया 1.1, वो सबसे जरूरी है, क्योंकि जो ई सेल होगा वो किसके बराबर होगा, ई नोट सेल के, क्योंकि यहाँ पर मेरी कंसंट्रेशन क्या है 1 तो कैंसिल आउट होगा 0.09 वाला, तो वहां से ई नोट तो हमारा ई सेल तो आ ही गया। बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है, डेल्टा जी निकाल लोगे -NF ई नोट सेल, डेल्टा एस के लिए डेली बाय डेल्टी लगाना है, डेल्टा जी और डेल्टा एस तो निकाल लिया होगा, बाकी वो छोड़ो, वो बाद में अपने आप ही कर लेना, ऐसा आएगा भी नहीं इतना कैलकुलेटिव, बस तुम्हें तरीका समझ आना चाहिए। सबसे पहले मुझे ई सेल चाहिए, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ई नोट सेल -0.059 बाय n, और log क्या आ जाएगा 1,
क्योंकि कंसंट्रेशन 1 1 है तो ये तो 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, ई नोट सेल। ई नोट सेल कितना आ जाएगा 1.1। क्या किया, इन दोनों को बस करना है, ऐड करना है, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड से ये आ जाएगा। अब अगर मेरा ये आ गया, मेरा डेल्टा जी क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। एन का वैल्यू पता है, एफ की भी पता है और इसकी भी पता है, ठीक है। और जो डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगा एन एफ डेल ई या डी ई बाय डी टी, ठीक है। अब मुझे पता है एन की वैल्यू क्या है इसके लिए 2, एफ की क्या 96500। ईएमएफ में कितना चेंज आ रहा है मेरा 1.104 में से 1.1 माइनस करूंगा, और टेम्परेचर में कितना चेंज है 10 का। बस इसको सोल्व कर लो, वहां से डेल्टा एस आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा एच क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ से डेल्टा एच निकाल लेना, इतना पूछेगा नहीं, वो सिंपल है वो देगा। ये भी वैसे सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं, बस यहाँ से अब ये निकालना है। हाँ, आज आउट ऑफ द बॉक्स करना है ना। आज मैं तुम्हें अभी फिजिकल से थोड़ा सा आराम दे रहा हूँ, एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मेरा फेवरेट है जो, वो पढ़ते हैं, ठीक। अभी पता चलेगा वो क्या चीज है। क्या, अरे नहीं वो मजेदार टॉपिक है ये फिजिकल। अब तो थोड़ा बहुत वो होगा ना कैलकुलेटिव वाला, उसमें मजा आएगा पढ़ने में। हो गए, चलो। इसको चाहे मतलब इसके अंदर मिक्स मत करना, मर्जी है तुम्हारी, जैसे तुम्हें पता है तुम नोट्स कैसे बनाते हो। मतलब एक मजेदार चीज है जो तुम्हारे लिए बहुत कम आएगी, ऑर्गेनिक में भी आती है, इनऑर्गेनिक में भी काम आती है, ठीक है। एक तरह से वही हो गई, जनरल चीज हो गई। अब मुझे बता दो एक बार, वैसे जो ऑक्टेट रूल होता है, ठीक है, बताते हैं ना, बहुत मजेदार चीज अभी एंड में निकलेगी। जो ऑक्टेट रूल होता है वो क्या कहता था, सब बताना यार, थोड़ा एनर्जी बढ़ाओ। क्या होता था ऑक्टेट रूल, वैलेंस शेल में हर कोई क्या चाहता है कि भाई हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, हम भी नोबल गैस की तरह क्या हो जाए, ठीक है, स्टेबल हो जाए, या हम भी उनकी तरह महान बन जाए। तो सब ये चाहते थे, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ, नहीं हुआ सबके साथ, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, ऐसे उसमें क्या घपले हो रहे हैं। तो इसकी जो ड्रॉबैक्स थी ऑक्टेट रूल की, वो कौन कौन सी थी, कौन कौन, सबसे पहले बताओ। हाइपो, या बोल दू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल दूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कुछ थी मेरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और भी थी, मतलब मेन ये 3 थी, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाली। अब ध्यान से देखना, बंदों के माइंड में क्या आया, भाई ये बंदे हैं तो गरीब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इन पे 8 सेंट्रल पे, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या घपले हो रहे हैं इसके अंदर। तो वहां से हमने इनको उठाया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, हमने कोशिश की कि इनको समझे कि स्टेबल कैसे। ऑब्वियस सी बात है, जब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इनकी औकात ही नहीं 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की, फिर भी जिंदा है, जिंदा मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वहां से हमारी चीज क्या आई, वहां से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में हमारे पास 3 लोग हमें मिले। 3 लोग कौन कौन से थे, एक तो कौन थे जो बाय बर्थ गरीब थे, मतलब बचपन से क्या थे, गरीब थे, ठीक है, मतलब कि उनको बचपन में ही गरीब परिवार में भेज दिया गया, ठीक है। और एक क्या थे बाय नेचर, मतलब क्या हो गया, बचपन में गरीब नहीं थे लेकिन चाचा मामा और ने लूट लिया, ठीक है, मतलब क्या हो गया, वो वैसे गरीब नहीं है लेकिन उनको हालातों ने या नेचुरल बाय नेचर ने उनको क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। और तीसरा क्या हो गया, बाय बोथ, मतलब क्या हो गया, उनको भगवान ने भी गरीब परिवार में भेजा, ऊपर से उनका चचेरे चाचा ने उनसे पैसे भी लूट लिए। तो मतलब क्या हो गया, ये 3 तरीके से गरीब हो गए। अब इन 3 तरीकों में कौन कौन आते हैं, अगर हम देखें तो बाय बर्थ में कौन आते हैं। अब देखो BH3, BH3 क्या होता है, बोरोन पे कितने होते हैं, सेंटर पे कितने बन पाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया, बचपन से ही गरीब पैदा हुआ है, BH3 है मेरा, गरीब है। उसके बाद मेरे भाई आता है बाय नेचर, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है मेरा SiCl4, सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, लेकिन साथ में कौन चाचे बैठे हैं उसके 4 4 क्लोरीन। क्लोरीन क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या हो गया, देखने में ऐसा लगेगा भाई सिलिकॉन, भाई मैं तो बहुत अमीर हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन है मेरे पे, मैं तो स्टेबल रहूंगा। लेकिन साथ में जो क्लोरीन बैठा, बेटा तेरे को मैं बताता हूँ, सारी संपत्ति तेरी लूट लूंगा। यहाँ पर क्लोरीन क्या करता है, उससे सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, मतलब है अमीर देखने में, 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो फिर भी गरीब है। जैसे कि वो नहीं हो गया, क्या नाम है, विजय माल्या, देखने में ऐसा था कि बहुत अमीर है लेकिन इस टाइम पर भाग रहा है। तो क्या हो गया, वो वैसे तो देखने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वाला है, लेकिन उसको हालातों ने, हालात मतलब यहाँ पर कौन है Cl लगे हुए हैं। अगर फ्लोरीन लगा दूंगा भाई उसका और बुरा हाल हो जाएगा, चूस लेंगे बिल्कुल उसको, या कुछ बचेगा ही नहीं उसके पास।
और बाय बोथ में मेरा कौन आ गया सबसे बड़ा एग्जांपल, बोरोन। वैसे ही रो रहा है कि भाई मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन साथ में जो 3-3 फ्लोरीन और आ गए, मतलब कि एक तरह से क्या हो गया, एक तो जख्म था ऊपर से नमक लगा दिया, क्या होती है वो कहावत, होती है ना कुछ। हाँ, तो वही वाली बात हो गई कि इसके पास वैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऊपर से 3-3 फ्लोरीन आ गए, 3-3 फ्लोरीन आ गए, उसने उसकी हालत और खराब कर दी, और वहां पर उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा वहां पर, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है हमें पता है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग चीजें होती है, तीनों अलग अलग कंपाउंड में। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, सबसे पहले वाला जो होता है, अगर मैं बोलूं कहाँ क्या, BH3, BH3 क्या बहुत गरीब है, तुम्हें दिख ही रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है। उसने अपने, ठीक है, अपने चाचा को बोला भाई प्लीज मुझे इलेक्ट्रॉन वापस दे दो या कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, ठीक है, वरना मैं मर जाऊंगा। हाइड्रोजन ने बोला भाई मैं खुद ही गरीब इंसान हूँ, मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो पाते हैं मुश्किल से, ठीक है, तो भाई मेरे से तो उम्मीद ना रख, मेरे पास मत आ। फिर बोरोन ने क्या किया, बोरोन पड़ोसी के पास गया, होता है ना पहले अपनों से मांगो, ना दे तो पड़ोसी पे जाके बोला भाई इलेक्ट्रॉन दे दे। उसने कहा भाई मेरे पास भी पूरे सूरे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ऐसा कर सकते हैं, तू अपने इलेक्ट्रॉन ले आ, मैं अपने इलेक्ट्रॉन ले आता हूँ, दोनों मिलके क्या कर लेंगे, डायमर बना लेंगे, और वहां से जन्म किसका हो जाता है, हमारा पॉलीमराइजेशन का। मतलब ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये अपनी बुक कैसे मिटा रहे हैं, पॉलीमराइज होके, या इसको हम बोल देते हैं पॉलीमराइजेशन, या हम इसको बोल देते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। और जो तुम B2S6 बोलते हैं वो सारा इसका एग्जाम्पल होता है। रीजन यही है कि पहले वो अपने के पास गया, उसने हेल्प नहीं की, फिर वो दूसरे के पास गया। उसके बाद बात आती है मेरी SiCl4 की। यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन भाई उसको लूट रहा है, सिलिकॉन ने बोला कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, उसने बोला तेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन ने वो सिलिकॉन ने बोला भाई 8 है तो सही, लेकिन तूने कितना ले रखा है मेरे से। तो भाई उसने कहा ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तू दिखने में तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला ही है। तो इसने कहा भाई ऐसा कर, तू यहाँ से निकल जा। अगर वो निकल जाएगा और कोई आ जाएगा, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तभी जो सिलिकॉन वगैरह होते हैं ना, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वो है 8 इलेक्ट्रॉन वाले, लेकिन वो ऐसे अपने चाचा को भगाना चाहते हैं जो उनका बिल्कुल खून चूस रहे थे। तो यहाँ पर ये कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। एंड में आइए बाई बोथ वाले, ये तो भाई खतरनाक वाले। बोरोन गरीब, ऊपर से 3-3 फ्लोरीन। उन्होंने फ्लोरीन को बोला भाई सबसे पहले अपने पास जाएगा, फ्लोरीन को बोला भाई क्या तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। फ्लोरीन ने बोला मेरे पास है तो सही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पे होते हैं फ्लोरीन पे, दे तो सकता हूँ लेकिन मैं दूंगा तो नहीं। उसने कहा भाई प्लीज दे दे। उसने कहा मैं फिर भी नहीं दूंगा, तू जो मर्जी कर ले। फिर उसने कहा जा ले जा जितने तुझे इलेक्ट्रॉन लेने हैं। बोरोन बैठा था, बेचारे में 6 थे, वो भी उसने एक तरह से अपनी तरफ खींच रखे, पूरे नहीं देता लेकिन अपनी तरफ खींच रखे, ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। यहाँ पर बोरोन पे क्या होता है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। अब हुआ क्या, फ्लोरीन फ्लोरीन कह रहा भाई मैं तो तेरे सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लूंगा, सारे अपना लगे पड़े इसको गरीब बनाने, पहले ही गरीब है, ठीक है, ऊपर से और गरीब बना रहे। इसने बोरोन ने बोला क्या ही कर सकता हूँ, मैं भाई गरीब हूँ, गरीब कुछ कर नहीं सकता, तूने जो इलेक्ट्रॉन लेना ले ले। फ्लोरीन लेता रहा लेता रहा लेता रहा, ठीक है। उस पर कितने लोन पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक बात आ गई, फ्लोरीन है इतना सा और वो इतनी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली। अब क्या होगा, फ्लोरीन ने खाली, एक तरह से छोटा सा पेट है 5 रोटी के बराबर, लेकिन खाली उसने 10 रोटी, तो क्या होगा, है निकलेगा बाहर, कहीं से भी निकलेगा सही। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन ने लालच में इलेक्ट्रॉन तो खींच लिए लेकिन पचा नहीं पाया। पचा क्यों नहीं पाया, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गई। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गई तो भाई वो बाथरूम ढूंढ रहा है, कहाँ है, ठीक है, कहीं से मिल जाए बाथरूम। लेकिन अब उसको बाथरूम तो नहीं मिला, खाली जगह मिली। खाली जगह पड़ोस के पास कौन सी थी, इसका ऑर्बिटल, और उसने वहां पर उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। और जैसे इलेक्ट्रॉन दिए, इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग इनडायरेक्टली से लगा लो, ना पचाने की सजा है, ठीक है। बंदा सामने वाला ले तो लेता है, लेकिन उसके पास क्या होता है, पचा नहीं पाता, और वो आसपास बाथरूम ढूंढता है, बाथरूम इन द सेंस वैकेंट ऑर्बिटल ढूंढता है, और वहां पर जाके उसको वो उगल देता है, और वहां से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर इनडायरेक्टली पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ऐसे इसके बीच में भी आ सकता है, ऐसे इसके साथ भी आ सकता है। तो हम इसको ऐसे शो करते होते हैं, ठीक है, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, और हम इसको ऐसे दिखाते हैं डॉटेड से, मतलब कि सबके अंदर थोड़ा थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड। मतलब कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ने 3 तरह के ढूंढे अपने आप को स्टेबल करने के। पहले ने पड़ोसी के पास गया, ठीक है, पॉलीमराइज किया। दूसरे ने उसको लात मार के भगा दिया, भाई अब मेरे बस का नहीं है संभालना। और तीसरे ने क्या किया, अपने पड़ोसी से ही अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो नोट कर लो, करना है तो। ऐसे बुक्स में नहीं मिलेगा कि तुम ढूंढो कि बाय बर्थ क्या होता है, ठीक है, बस बनाया हुआ है कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं।
तो बस मैंने ये बताया कि बैक बॉन्डिंग आता कहाँ से है, वरना हमारा बैक बॉन्डिंग अलग से कोई टॉपिक नहीं होता, कहीं पर भी आता है हम बैक बॉन्डिंग बोल देते हैं बस कि यहाँ बैक बॉन्डिंग लग गई। ठीक है, अभी मैं तुम्हें वो बता दूंगा कि बैक बॉन्डिंग कैसे देखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होती है ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी, बहुत जगह। तो हम यहाँ पर एक ही जगह पे पूरा बैक बॉन्डिंग कवर कर लेंगे। ठीक है, मजा आएगा करने में, आसान सी चीज है। इतना नोट कर लो जो तुम्हें लग रहा है नोट करने वाला। अब यहाँ से तुम्हें दो चीज में डिफरेंस पता चलेगा कि कब हमारी, कभी भी हम अपनी मर्जी से, हमें ये तो याद होता है ना B2S6 में होगी ब्रिज वो बनेगा, पोल डाइमर बनेगा, या वो कब नहीं बनेगा कब बनेगा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक, कब हमारा बैक बॉन्डिंग होती है कब नहीं होती, कब ब्रिज बॉन्डिंग होती है, वो सारे इसके अंदर हमें अलग से भी पढ़ लेना, तो फिर हर जगह यहाँ पर यूज होगा, वहाँ दिक्कत नहीं होती। वरना वहाँ इतना जोर नहीं देते ना हम इन चीज पर, सीधा बोल देते हैं बस बैक बॉन्डिंग हुई है, स्टेबल हो गया बस। कर लिया नोट जितना करना था, हो गया। तो अब हेडिंग डाल लो कंडीशंस फॉर बैक बॉन्डिंग। कंडीशंस फॉर बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए? खाली बाथरूम, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल मिलना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहाँ कहाँ भाग गया, प्लस कहाँ होता था भूल गया। तो अगर मैं बात करूं कंडीशंस की, तो कंडीशंस मेरी क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या हो गई कि मेरा क्या होना चाहिए, वैकेंट, या ऐसे इसको और थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या, मान लो मेरे एक ए है और एक बी है। ठीक है, अपना एडजेसेंट वाले में ही होती है, इतनी दूर वो रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ए और बी है साथ साथ वाले एडजेसेंट वाले। तो सबसे पहला क्या है कंडीशन, एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, एक के पास क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर लोन पेयर होंगे तो ही दे पाएगा ना। तो पहले एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और एक के पास लोन पेयर होना चाहिए। लेकिन ये पूरी बैक बॉन्डिंग का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है मेरा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मान सकते हो। ठीक है, इस पर ज्यादा जोर नहीं देना, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ, पेट में गुड़गुड़ हुई, तो ही जाकर उसने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, अगर ना होती तो वो इलेक्ट्रॉन ना देता। तो उसका ड्राइविंग फोर्स क्या मेरा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, तो यहां से अगर हम ये दो चीजों पर ही सब डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, तो अब मुझे अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें इतना पता है कि ये AlCl3 होती है या होता है, जो भी होता है ये, ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग शो करता है, ब्रिज बॉन्डिंग शो करता है, या मतलब पॉलीमराइजेशन पढ़ते हो ना, Al2Cl6। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखने जाऊं तो Cl के पास क्या है, लोन पेयर है, और एल्यूमिनियम के पास क्या है, बैक एंड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इसको दूसरे के पास जाना पड़ गया, Cl से मांग नहीं पाया, तो लोन पेयर तो थे। यहाँ पर क्या हो गया, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस पहले हुई होगी, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव क्या होना चाहिए, इफेक्टिव ओवरलैपिंग बोल लो। ठीक है, और वो किस किस के बीच में होती है, अगर मैं उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूं, ठीक है, वो किस किस के बीच में हो सकती है, ये मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, या तो दोनों किसके होने चाहिए, सेकंड, ठीक है, या एक सेकंड और एक थर्ड। अगर दोनों थर्ड के आ गए या दोनों फोर्थ के, मतलब कि इसके अलावा इससे नीचे वाला केस जो हो जाएगा, वहां पर मेरी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। मतलब होगा क्या, मान लो जैसे AlCl3 है, मान लो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है दिए, लेकिन यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई होगी, वो जो गुलू गुलू हुई होगी यहाँ पर, वो इतनी बढ़िया नहीं हो गई होगी। तो अगर इतनी बढ़िया नहीं होगी, होने के बाद ही वो टूट जाएगी, तो अच्छे से अगर बन ही नहीं पाएगी, तो इन द एंड क्या होगा, वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, वो कहेगा भाई मैं तेरे से नहीं लेता, तू बस नाम के लिए दे रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन, मैं बाहर से जाके मांग लेता हूँ। तो बाहर से जाके ले देता है। तो ये तीन कंडीशंस होती है। मतलब क्या हो गया, पहले तो हमें ये दो कंडीशंस देखनी है पक्का, उसके बाद जाके इसको देखना है। पता चले तुम पहले इसको देखने लग गए, ये है ही नहीं उनके पास, तो पहले ये दो देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लग रहा है कि दोनों चीजें है, उसके बाद जाके तीसरे पर जाना, वरना जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। समझ गए? ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग की तीन कंडीशंस होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, नोट कर लेना। अभी मैं तुम्हें 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली बना के देता हूँ, फिर वहां पर तुम, और जिसको समझ नहीं आता एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं, ध्यान रखो, जो थर्ड ऑर्बिटल वाला होगा ना, जो थर्ड पीरियड वाला, ठीक है, थर्ड पीरियड से ऊपर या थर्ड पीरियड, इनके पास हमेशा डी ऑर्बिटल तो होता ही है खाली।
ठीक है, तो अगर तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है या नहीं तो डी ऑर्बिटल तो पक्का खाली ही होगा। और सेकंड पीरियड में किस किस के पास होता है, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया। उसके बाद आगे जाते हैं जो उनके पास नहीं होता। ठीक, एल्यूमिनियम नहीं है, कौन आएगा, बेरिलियम, बोरोन, और उसके बाद मेरा क्या आ जाता है यहाँ पर, कार्बन। ठीक, कार्बन के पास तो होता नहीं, तो सेकंड पीरियड में तो बस इन्हीं के पास खाली होता है। और बाकी जो थर्ड पीरियड वाले आ गए उनके पास चाहे सिलिकॉन ले लो, चाहे क्लोरीन ले लो, कोई भी ले लो, उनके पास एक डी ऑर्बिटल तो खाली होगा ही होगा। तो वहां पर सोचना ही नहीं है कि खाली जगह है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के तो समझ आ जाएगा ये। अब अगर तुमने ये नोट कर लिए तो 7-8 ऐसे क्वेश्चन लिख दो रैंडमली, लिख लिया ना सबने। ठीक है, तो अगर मैं अब तुम्हें 5-7-8 क्वेश्चन देता तुम मुझे बताना हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो किस किस के बीच में ओवरलैप हो रही है। ठीक है, तो मान लो मेरा BF3, यहाँ से सारे फंडे क्लियर होंगे बैक बॉन्डिंग वाले। उसके बाद साथ साथ ही बता दो, पहले में होगी कौन सी होगी, टूपी टूपी, तो मतलब इसमें तो होगी कौन सी, टूपी टूपी। उससे अगले में होगी कौन सी, टूपी 3P। इसमें होगी, क्यों, खाली जगह है, लोन पेयर भी है लेकिन इफेक्टिव नहीं है तो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। इसमें होगी, रीजन 3P हो रही है, नहीं होगी। इसमें होगी, क्यों, साथ वाले पे है ही नहीं, गरीब है पहले ही। इसमें होगी, इसमें भी नहीं होगी। इसमें होगी, नहीं होगी, पक्का, मैं तो कह रहा हूँ होगी। Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास खाली जगह है, तो अगर इस पे खाली जगह तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इसको, होगी क्यों नहीं होगी भाई, जरूरी थोड़ी है कि उसके पास ही देखना है, ऐसा भी हो सकता है साइड वाले पे खाली जगह हो। माइंड सेट ये ना, मैंने ए का भी ये नहीं बोला सेंट्रल एटम या साइड एटम, मैं हमेशा ए भी ले रहा था, किसी को सेंट्रल नहीं बोला था। क्लोरीन Cl के पास नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, और Cl के पास, वो कार्बन के पास नेगेटिव और Cl के पास खाली जगह, 3D होता ही है, तो यहाँ पर भी होगी। कौन से होगी, मतलब यहाँ इसका कौन सा यूज होगा, 3D। इसमें होगी, नहीं हो, क्यों, क्लोरीन के पास, ये सॉरी कार्बन के पास तो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने, लेकिन फ्लोरीन के पास खाली जगह नहीं है। इसमें ऑब्वियस सी बात है, कार्बन के पास प्लस, फ्लोरीन के पास के इलेक्ट्रॉन देने के लिए ले लेगा मजे से। इसमें होगी, कैसे होगी, इसके अंदर क्लोरीन देगा कार्बन को, ठीक है, तो यहाँ भी हो सकती है। फर्क देख रहे हो ना इसमें और इसमें, इसमें कार्बन ने क्लोरीन को दिया, इसमें क्लोरीन ने कार्बन को दिया, ठीक है, जिसको जिसकी हेल्प चाहिए वो ले लेगा। इसमें होगी, इसमें क्या होगी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सिलिकॉन के पास खाली जगह है, तो यहाँ पर हो जाएगी। इसमें होगी, ठीक है, तो इसमें हो जाएगी, और हो जाएगी बहुत मजेदार से गलत में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में कहां से तुम कोवलेंट केमिस्ट्री ला रहे हो, ठीक, AlF3 आयनिक होता है। NaCl में होगी, हाँ वो तो तुम्हें पता ही है, NaCl तो आयनिक होता है। ठीक है, यहां से, अच्छा नोट कर रहे हो क्या, कर लिया नोट। इसमें होगी, नहीं होगी, इसके अंदर ठीक है, कर लिया ना नोट सबने। उसके बाद लिख लो टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। एक तरह से ये एक बैक बॉन्डिंग का भी एक तरह से लगा लो कि एक चैप्टर भी बन जाता है। ये तो मैं तुम्हें अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ, अगर देखा जाए तो चैप्टर भी बना सकते हैं इसका आराम से, जिसको 2-3 दिन लगा दे। ठीक है, तो बस ये लिख लो टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। अभी तुमने टाइप्स देख ही लिया वैसे तो,
अगर मैं टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करूं तो दो तरीके की मैं तुम्हें दिखा भी चुका हूं क्वेश्चंस के थ्रू ही। पहले में मेरा क्या हो रहा है, मेरा सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, साइड एटम। और दूसरा क्या हो सकता है, सेंट्रल एटम की तरफ आ रहे हैं किससे, साइड एटम से। इसका कोई एग्जांपल देना, सेंटर से साइड में जा रहे हो। ये ले लो, ये सबसे अच्छा है क्योंकि इस पर तुम्हारे बॉन्ड एंगल पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर से साइड में जा रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, इसका एग्जांपल दो अपना फेमस, इसको मत बोलो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं और उसकी बात करूं तो यहाँ पर देखो मेरा क्या था, ये नाइट्रोजन था, यहाँ पर लोन पेयर था, और यहाँ पर कौन लगे हुए थे मेरे, SiH3, SiH3 और SiH3। अगर ये बैक डोनेट करेगा इसको, ठीक है, तो ये कैसा बन जाता है, शक्ल देखो इसकी, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या बन जाता है मेरा, और इनडायरेक्टली यहाँ पर मान सकता हूँ मैं डबल बॉन्ड, थोड़ा करेक्टर आ गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp4, और इसकी क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कभी भी अगर सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ हाइब्रिड एक बैक बॉन्डिंग होती है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, एक डिक्रीज हो जाती है। तो 1 डिक्रीज हो जाता है इस केस में। ठीक है, 1 डिक्रीज इन हाइब्रिडाइजेशन, 1 डिक्रीज इन हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम ही तो हाइब्रिडाइज करता था, उसी ने तो हाइब्रिडाइज करके बनाना होता है। अगर उसके इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर चले जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। लेकिन इसके केस में सेंट्रल एटम तो वैसे भी कंगाल था, ठीक है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही थे। तो इस केस में मेरा क्या होता है, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम से तो हमने कोई खेला ही नहीं है, उसको तो बल्कि दिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे जो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर मुझे चाहिए थे वो मुझे मिले नहीं, वो कहाँ जा चुके थे, बैक बॉन्डिंग में। तो अगर मिले नहीं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अब यहीं से जो नए नए क्वेश्चन बनते हैं, तुम मुझे बताओ अगर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, वो सॉरी बैक बॉन्डिंग, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, पहले कितना था, तो मतलब बॉन्ड एंगल चेंज हो गया, या मैं डिक्रीज इंक्रीज भी बोल सकता हूँ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी बड़ी होगी, वैसे बता दो रीजन। हाँ, डबल बॉन्ड करेक्टर ऐसे भी देख सकते हैं, sp3 था sp2 है, तो बॉन्ड छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज। अब इधर आ जाओ, इधर क्या मेरी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई, नहीं हुई, तो मेरा बॉन्ड एंगल चेंज होगा, क्या मेरी बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। क्या मेरा बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज नहीं हुआ, रीजन क्या है, क्योंकि मेरी हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज नहीं हुई, तो बॉन्ड एंगल चेंज होकर कहाँ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा प्लेनर है एक चीज, मुझे टोटली 360 में बांटना है, तो अगर तीनों बराबर है तो मैं बदल ही नहीं सकता। ठीक है, कितना दूंगा, 120 120 120। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं। ठीक है, देखो एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, मतलब हर जगह पर ये घूमती फिरती रहती है। एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, सबसे पहले लिख लो कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिडिटी, कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिडिटी। ठीक है, अब मैं दो बंदे लेके आया, ठीक है, BF3 और BCl3, ठीक है, और एक और भी ले आते हैं, चलो BBr3। मुझे बता दो सबसे ज्यादा गरीब कौन है, या मतलब इनडायरेक्टली हमारा लुईस एसिड वही होता है ना जो इलेक्ट्रॉन क्या लेता है। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक कौन है, क्यों, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचे वो इंडक्टिव फैक्ट है, और बैक बॉन्डिंग इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, तो वो वीक होता है वैसे भी इंडक्टिव। तो यहाँ पर जो ज्यादातर बच्चे अगर पेपर में क्वेश्चन आता है उनके माइंड में जनरली क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है। ठीक है, ज्यादातर यही आएगा, अभी भी तुम अगर पढ़ के भी जाओगे तो भी माइंड में ये पक्का आएगा कि BF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो हम इसका ऑर्डर जनरली यही लगा के आते हैं कि हमारा ये लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर।
जनरली जो हमारा लगाते हैं लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको मानते ज्यादा गरीब, लेकिन एक्चुअल में तो ये वाला ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या होगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले BBr3, ठीक है, उसके बाद BCl3 में और BF3 में कैसे कंपेयर किया तुमने, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पर भी अभी हमने क्या नहीं देखा, इंडक्टिव। हमें पता है जब ये दोनों एक दूसरा गुलू गुलू करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2p और उसका 2p होगा, और यहाँ पर क्या होगा इसका 2p और 3p, और इसके थ्रू जो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे दान में वो इतने इफेक्टिवली नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से इसकी गरीबी ज्यादा कम नहीं हो पाएगी। सबसे ज्यादा गरीबी किसकी कम होगी, इसकी, तो इसका मतलब सबसे कम क्या होगा, ये लुईस। तो मैं लिख सकता हूँ बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिडिटी। ये चीजें बहुत काम की है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे माइंड में आता ही नहीं है, क्योंकि हम बस वहां पर लिख देते हैं एक बार ब्रैकेट में एक्सेप्शन बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो वो चीज को एक्सेप्शन ना बोलो, कंसेप्ट से अगर समझोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं अगला लिखूं कंपैरिजन ऑफ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, लुईस बेसिसिटी का कंपैरिजन करता हूं मैं। मान लो एग्जांपल ले लेता हूं NH3 और MnSiH3, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की लुईस बेसिसिटी देखता हूं तो बेसिसिटी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन दे पाए, दान दे पाए। यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर ये है। अब मुझे बताओ, ये नाइट्रोजन के पास मैं कटोरा लेके गया कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, और मैं इसके पास गया कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों के पास गया, फिर मुझे वहां पर जाके पता चला कि कौन ज्यादा दानवीर है। जब मैं उनके पास गया, इसके पास भी गया और इसके पास भी गया, मैंने इसको कहा भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, इसने कहा भाई ले जा। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन दे दे, कह रहे भाई तू मेरा बंदा नहीं है, मेरे घर वाले बैठे हैं, उनको ज्यादा जरूरत है, तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा। मतलब उसने H+ को इलेक्ट्रॉन दिए ही नहीं। अगर H+ को इलेक्ट्रॉन नहीं दिए तो क्या हो गया, लुईस बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, ज्यादा बेसिक कौन है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, बैक बॉन्डिंग, और उसमें क्या रिलेशन आ गया, मतलब ये तो अनोखी चीज हो गई है, क्योंकि हम एक चीज पढ़ते हैं हमें लगता है दूसरी अपोजिट होगी, यहाँ पर दोनों चीजें सीधी जा रही है। हमें ये लगता है बैक बॉन्डिंग अगर इनवर्सली है तो वो डायरेक्टली होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों उल्टी चीजें। यहाँ पर भी इनवर्सली आया और यहाँ पर भी इनवर्सली आया, तो ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन लिखो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ हेलोफॉर्म्स। ऑर्गेनिक में घुस गए। कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म क्या होता है, नोट करना है क्या, कर लिया था या करना है, कर लो कर लो। कर लिया ना ये नोट, ठीक है। अगर अब मैं उससे अगले पे चलूं, वो और मजेदार चीज दिखाएगा मुझे। हेलोफॉर्म मेरे कौन कौन हो सकते हैं, मैंने मान लो CHF3 ले लिया, CHCl3 ले लिया और CHBr3 ले लिया। अब मुझे इनकी एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, मान लो। तो एसिडिटी का बताना तो हम पहले क्या लिखते हैं, उनका कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही करते हो ना तुम, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ये क्योंकि बेस्ट वही रहता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लो, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है, उसके अंदर ना उलझा करो, फिर आंसर गलत हो जाता है कई बार। बस ये देखो कॉन्जुगेट बेस बनाओ, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी देख लो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इसी पर ही है, ये ना मान लेना, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, मतलब ऑर्डर में लगा दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो मैं ABC देता हूँ, मुझे ऑर्डर बता दो क्या बन सकता है। और कौन बता रहा है, और कोई और बताओ, और कौन सा है, ABC, और कोई है। दो तरीके से आंसर दूंगा इसका मैं। एक वो आंसर है जो मैं अपनी बेसिक नॉलेज से दूंगा। बेसिक मतलब कि अगर मैं तुम्हें आज ये बैक बॉन्डिंग पढ़ाने से पहले पूछता तो मुझे जो आंसर मिलता 90% से पहले वो बताता हूँ, ठीक है। तो जो मुझे आंसर मिलता, मुझे दिखता ये मेरा क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये फिर ये, तो सबसे ज्यादा मेरा एसिडिक कौन होना चाहिए था, A, फिर B, फिर C। ये मिलता आंसर 90% से ये मिलता, ठीक है। अब तुम्हें बैक बॉन्डिंग का थोड़ा आइडिया हो गया, तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको कहीं पर भेज दूं, ठीक है, टूर पर भेज दूं, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने फ्लोरीन से पूछा क्या तेरे पास खाली जगह है, उसने कहा भाई नहीं खाली जगह तो नहीं है, तो भाई मैं इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इंडक्टिव से ले लूंगा।
इसके पास गया मैं, मांगा भाई तेरे पास खाली जगह है, उसने कहा हाँ है, दे दे मुझे इलेक्ट्रॉन। इसके पास गया, कह रहा भाई खाली जगह है लेकिन हमारा इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट से। यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है? बैक बॉन्डिंग, और इंडक्टिव मान सकते हो, ठीक है, वो तो इंडक्टिव भी रहा है लेकिन बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है। और यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? कुछ भी ना मान लो, या एक तरह से इंडक्टिव बोलो, बहुत ही वीक वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, यहाँ पर मेरे दोनों चीजें आ गई, और इंडक्टिव के सामने, इंडक्टिव तो इसके सामने कुछ औकात भी नहीं रखता, तो मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? CCl3 माइनस। उसके बाद देखो इसमें भी इंडक्ट आई लग रहा है, इसमें भी सिर्फ आई लग रहा है, ज्यादा आई किसका होता है? F वाले का। फिर मेरा कौन स्टेबल हो पाएगा? ये। और उसके बाद कौन आ जाएगा मेरा? CBr3 माइनस। तो मेरा ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? HCHCl3, ठीक है। और फिर कौन आ गया? CHF3, और फिर कौन आ गया मेरा? CHBr3। मतलब ये ऑर्डर अगर तुम्हें अच्छे से समझना है बिना रट्टा मारे, तो तुम्हें अगर बैक बॉन्डिंग की अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो नहीं समझ पाओगे। समझ गए ना आप? तो कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही थी और इंडक्टिव भी लग रहा था, लेकिन बैक बॉन्डिंग तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन पूरा ही दे रहा है, इंडक्टिव तो बस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। उसके बाद लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ऑर्गेनिक में अब जा रहे हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अगर मुझे इंटरमीडिएट्स की, ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है, कर देना, कभी दोनों लिख दो, दोनों आंसर सही है, ठीक है, ऐसा मत कर देना, ये गलत है ये सही है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स पे आ जाते हैं। देखो अगर मान लो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो इंटरमीडिएट्स का ये है और ये है, एक और इंटरमीडिएट दे देता हूँ, CCl3 माइनस और CF3 माइनस। इन दोनों को कंपेयर कर दो और इन दोनों को कंपेयर कर दो, है तो इंटरमीडिएट सी। ए बी मतलब अच्छा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा। कौन से टाइप ऑफ हो रही है? साइड से सेंट्रल पे जा रहा है, वो साइड से सेंट्रल पे जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसा हो रहा है? 2p 2p, यहाँ पर कैसा हो रहा है? 2p 3p। अब हो दोनों में रही है बैक बॉन्डिंग, लेकिन ज्यादा किस में हो रही है? इसमें, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मेरा ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? यही अगर मैं बैक बॉन्डिंग से पहले पूछता तो तुम्हारा आंसर इसका अपोजिट मिलता मुझे 90% का, क्योंकि तुम्हें बैक बॉन्डिंग का ध्यान ही ना रहता, तुम्हें फ्लोरीन दिखता जो कि भाई एक नंबर का, क्या बोलूं उसको, ठीक है, क्या बहुत बड़ा सीधे भाषण बोल दिया तुमने, ठीक है। तो ये फ्लोरीन बिल्कुल इनडायरेक्टली सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता, तो हमें ये लगता कि ज्यादा उसको पॉजिटिव बढ़ा रहा है, लेकिन हमें पता चल गया लालच बुरी बला है, उसके बाद नुकसान हो गया, इलेक्ट्रॉन देने पड़ गए उसको इन दोनों में। क्यों? देख रहे हो दोनों में कितना फर्क आ गया, दोनों आंसर्स में। उसके आंसर में CF3 प्लस है, इसमें CL3 माइनस है। मतलब अगर ये बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट ना पता हो तो कोई भी आंसर देने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए ये वाली चीज अच्छी लगती है मुझे बताने में, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक और लिख लो, CH2NH2 प्लस, और एक है मेरा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों गलती कर दी, पहले मुझे क्वेश्चन पूछने चाहिए थे, उसके बाद पढ़ाना चाहिए था, फिर मुझे देखना था कितना आता है। क्यों? पहले माइंड उड़ा दिया करो 1 घंटे वाला, ठीक है, उसके हिसाब से आंसर दो, उसके बाद सही दो, ठीक है। पहले बोलो B ग्रेटर देन C, फिर मैं बोलूंगा गलत है, फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं A ग्रेटर देन B, ठीक है। रीजन भी बता दो क्या। इसमें अगर मैं देखूं ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो मेरा क्या बनेगा? ये ठीक है, और इसके अंदर जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो मुझे क्या देगा? ये CH2 CH, यहाँ CH, ये देगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले एक बंदा गरीब था, ये अंबानी जी आए, कह रहे मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, उसने दे दी अपने इलेक्ट्रॉन।
इससे क्या हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी गर्व वाली बात है एक तरह से। गर्व क्या है कि भाई मैंने अवार्ड मिला इसको। इनडायरेक्टली दोनों के ऑक्टेट क्या हो गए यहाँ, ऑक्टेट कंप्लीट दोनों के हो गए हैं, ठीक है। और उस केस में रेजोनेंस से क्या हुआ, इसका पेट भरा लेकिन इसका खाली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से कंप्लीट ऑक्टेट सबके पूरे नहीं हुए, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हुए। तो अगर नहीं हुए तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जब दोनों का पेट चल रहा है, ठीक है, घर चल रहा है, वहां पर एक का अगर बस आया दूसरे का उजड़ गया, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा अपना, क्या हो गया, क्या हो गया अगला लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ एडक्ट फॉर्मेशन। एडक्ट क्या होता है, एडक्ट उसको भी बता देगा बैक बॉन्डिंग, अभी देखना बैक बॉन्डिंग बहुत बड़ी चीज है, तुमने उसको छोटा मान रखा था, ठीक है। मान लो मेरा एक BF3 है, ठीक है, और मान लो मेरा उसके साथ कौन लगा दूं, ओ, चलो ये वाला ले लेते हैं, SiH3 का ट्वाइस, NH3 बहुत आ गया, इसको भी इज्जत दे देते थोड़ी सी, ठीक है। और दूसरा मैं मान लो ले लेता हूँ BCl3 और ले लेता हूँ OET का स्क्वायर। तो इन दोनों में बड़ी एडक्ट कौन बनाएगा, एडक्ट मतलब होता है जब एक लुईस एसिड को लुईस बेस दान दे देता है, ठीक है, तो वो बड़ी एडक्ट बनाते हैं। तो बड़ी एडक्ट यहाँ कौन बनाएगा, जहां लेने वाला भी ज्यादा गरीब हो और देने वाला भी ज्यादा अमीर हो। अब देख लो कौन है, चीटिंग हो रही है यार मेरे साथ, ठीक है, जो मुझे तुम्हें फील कराना था वो हो ही नहीं पाया अरे एक्टिंग कर लो थोड़ी सी, रीजन बताओ। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसको क्या कर देगा, ज्यादा बढ़ा देगा, फिर मैं कहूंगा नो, अ बिग नो, फिर मैं बताऊंगा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ होती है बैक बॉन्डिंग। अब ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर बोरोन की डेफिशिएंसी क्या हो गई है, कम, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, बहुत बढ़िया से देगा, देना इसको भी चाहिए, दोनों देंगे। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर बोरोन की गरीबी कम कर दी मैंने, और ऑक्सीजन देने वाला भी उसका दिल छोटा कर दिया। कैसे कर दिया, ऑक्सीजन के लोन पेयर सिलिकॉन को दे दिए और यहाँ पर बोरोन को फ्लोरीन ने दे दिए। जब इसको घर से इनका पेट भर गया, ठीक है, इसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ी बाहर, और इसको बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या ये डक्ट बढ़िया बनाएगा, नहीं। और इस केस में देखो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर तो प्योर मेरे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है, लोन पेयर देने के लिए, मतलब कि यहाँ पर कम डेफिशिएंसी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर इसको लोन पेयर दूंगा तो ये ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ था 2p 3p वाला। तो बेटर एडक्ट कौन सा हो गया, सेकंड वाला। ठीक है, तो वहां पर रिलेटिव ही बता पाओगे तुम तीनों में, कभी ऐसा नहीं होता कि ज्यादा ये जीत गया है कुछ, रिलेटिव बता दो तो बेस्ट कौन सा और वर्स्ट कौन सा है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि ज्यादा गरीब अमीर हो गया या जो अमीर था वो ज्यादा गरीब हो गया, वो उस पर डिपेंड करेगा, वो उसमें नहीं पूछेगा, वो रिलेटिव ही पूछता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं चलता हूँ BH3 के पास, ठीक है, अगर मैं BH3 के पास जाता हूँ, BH3 से मैंने जाके पूछा क्या तेरे घर में कोई है तेरा पालन पोषण करने वाला, उसने कहा नहीं है मेरे पास। उसने बोला चल नहीं है तेरे पास, मान लिया, मतलब तेरे अंदर बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। फिर मैंने पूछा चल मैं तुझे अगर बाहर से, ठीक है, कोई बंदा ला के दे दूं ताकि वो तू स्टेबल हो जाए, फिर ये बात बता, क्या तू 4 लोगों को पाल पाएगा, 4 लोगों को पाल पाएगा मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली कौन आएगा यहाँ, यही तो बनता है इनडायरेक्टली। अगर मैं देखो 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, तो क्या तू इसको स्टेबल रख पाएगा, मतलब इनडायरेक्टली 4 हाइड्रोजन को पाल पाएगा। उसने बोला हाँ बिल्कुल पाल पाऊंगा, ठीक है, मेरे पास इतना तो है कि मैं 4 हाइड्रोजन को अपने आसपास रख सकता हूँ, इतना घर है मेरे पास। तो अगर ये चीज, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो पाए, ठीक है, मतलब उसके अंदर बैक बॉन्डिंग भी नहीं हो रही, और जो उसका यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ, जो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बोल दूं, ठीक है, कुछ वो नहीं है कि एक और उसका अनायन या लगा दो, जैसे ये है ना, अगर मान लो जैसे AlCl3 था, उसमें पहले मैं देखो बैक बॉन्डिंग हो रही है, नहीं होती। अब देखूंगा क्या ये एक और क्लोरीन को पाल सकता है, अगर पाल सकेगा
तो बैक फिर ये क्या कर देगा, ब्रिज बॉन्डिंग। अगर नहीं पाल पाएगा तो ये ब्रिज बॉन्डिंग भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ये कंडीशन फुलफिल कर देगा वो क्या शो कर जाएगा, ब्रिज बॉन्डिंग, या उसको हम पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं। मजा आता है बोलने में ब्रिज बॉन्डिंग, लिखना तो लिख लो पॉलीमराइज कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस है जो मुझे बताती है कि मेरी ब्रिज बॉन्डिंग या पॉलीमराइजेशन होगी या नहीं होगी। अब अगर मैं तुम्हें तीन, एक तो दे दूं BH3 दे दूं, BF3 दे दूं, BCl3 दे दूं, ठीक है, AlH3 दे दूं, AlCl3 दे दूं, ठीक है, इन सब में देखते हैं क्या ये क्या चीज हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, साथ साथ करेंगे इकट्ठे। ठीक है, यहाँ से तुम्हें ये डायबोरेन वगैरह जो होते हैं ना, वो यहाँ से तुम्हें क्लियर होने लगेंगे क्या होते हैं। क्या क्या बोलेंगे, अभी बताऊंगा ना जब ये बनाऊंगा, अभी तो बनाया नहीं। बस इतना मान लो वो 4 का पेट पाल सकता नहीं पाल सकता, अभी बताता हूँ जब बनेगा वो। BH3 में क्या बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टेरिक फैक्टर देख रहा हूँ इनडायरेक्टली, जब अगर ये पाल पा रहा है तो वो स्टेरिक फैक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या BH3 में बैक बॉन्डिंग है, नो, बैक बॉन्डिंग नहीं है। क्या BH4 माइनस रह पाता है, स्टेरिक फैक्टर तो नहीं होता, मतलब कि वहां पर ज्यादा भीड़ तो नहीं हो जाती, आंसर नहीं होती। अगर नहीं होती तो मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि हम भारतीय, हम यहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग कर सकते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग के लिए क्या होगा, मेरा एक बोरोन आएगा 3 हाइड्रोजन लेके, इधर से दूसरा बोरोन आएगा 3 हाइड्रोजन लेके। ठीक है, दोनों अपना, ठीक है, एक नए रिश्ते में बंधेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। अगर ये देखो इनडायरेक्टली वही चीज बन गई ना, बोरोन को 4 हाइड्रोजन संभालने पड़ गए। तो अगर ये स्टेबल हो पाता है, यहीं पे हम यही चीज देखते हैं। तो इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइबोरेन बोलते हैं ना, इसी को तो हम बोलते हैं B2H6। ठीक है, अब अगर मैं BF3 पे चलो, क्या बैक बॉन्डिंग होती है, अगर होती है तो ये देखने की जरूरत ही नहीं। तो इसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग क्या, यहाँ पे लिख दो ऐसे, ब्रिज बॉन्डिंग का अलग से क्या बना दो, यहाँ बना देता हूँ ब्रिज। ठीक है, BB हो जाएगा ये तो, ठीक है, ये B' लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रिज बॉन्डिंग तो हो गई। इसके अंदर ये देखने की जरूरत ही नहीं है, स्टेरिक नहीं होगी, सीधी सी बात है। अगर घर में ही है मेरे कोई गरीब तो मैं बाहर से नहीं करूंगा। ठीक है, BCl3 में होती है तो ये नहीं होगी। AlH3 में बैक बॉन्डिंग, अब मैं देख लेता हूँ क्या एल्यूमिनियम 4 हाइड्रोजन को संभाल पाएगा। जब इतना छोटू सा बच्चा ही 4 हाइड्रोजन को संभाल गया तो एल्यूमिनियम तो उससे बड़ा होता है, वो तो आराम से संभाल लेगा। संभाल लेगा तो ये बना देगा, बनाएगा तो कैसा बनेगा, आया। ठीक है, एक दूल्हा आया, इधर से आई दुल्हन, ठीक है, दोनों ने यहाँ से बॉन्ड बना लिया, क्या बन गया मेरा Al2H6। AlCl3 में बैक बॉन्डिंग होती है, होती है। अब देखते हैं क्या ये इस 4 बंदों को संभाल पाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, मैं बता रहा हूँ, हाँ संभाल पाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, शो करेगा, तो क्या बन जाएगा मेरा, ठीक है, तो संभाल है, तब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। बड़ा तो है साइज, लेकिन एल्यूमिनियम भाई होगा, मर्द का बच्चा संभाल जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या बोरोन की किसी भी हलाइड ने ब्रिज बॉन्डिंग शो की, नहीं की हलाइड ने, BF3 ने नहीं की, BCl3 ने नहीं की, उनकी मजबूरियां थी। BBr3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन मेरा जो BBr ये बनेगा वो बहुत ही बल्कि हो जाएगा, बोरोन इनको संभाल नहीं पाएगा, तो वहां स्टीरिक वाला आ जाएगा, मतलब वो भी नहीं कर पाया। तो यहाँ से जिसको एक्सपेरिमेंटल डाटा याद नहीं रहता, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें क्या पता एक्सपेरिमेंट है। तो मैं अगर ये बता दूं बोरोन की कोई भी हलाइड ब्रिज बॉन्डिंग शो ही नहीं करेगी, तो क्लियर ही हो गया अपना तो काम। ठीक है, क्योंकि हमारे बोरोन और एल्यूमिनियम के सारे कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, तो बोरोन की कोई भी हलाइड हमारी ब्रिज बॉन्डिंग शो करती ही नहीं। अब यही अगर मैं बोल दूं एल्यूमिनियम की कोई भी हलाइड, तुमने देखा है एल्यूमिनियम की सारी हलाइड्स बताना, AlF3, AlCl3, Al, आगे इनमें से किसी ने भी बैक बॉन्डिंग शो की थी,
AlF3 आयनिक था, नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद तो साइज का ही फर्क पड़ गया, 3p वाला स्टार्ट हो गया। तो एल्यूमिनियम की कोई भी हैलाइड बैक बॉन्डिंग शो नहीं करती। तो हमने यहाँ पर एक तरह से सिंप्लीफाई कर दिया दोनों चीजों को। क्या B2S6 में ढंग से पेट भर गया सबका बोरोन का? नहीं भरा, क्यों? और अगर मैं Al2Cl6 में बात करूं, वहां भरेगा? क्यों? चलो वो फिर कभी देखते हैं, अभी तो इतना ही बहुत था। क्या हो गया? तो वही मुझे भी पता है, भगाना चाहते हो, जा रहा हूं, अब धक्के थोड़ी मारोगे। नीतिका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैसे कंडक्टेंस बच गई, कंडक्टेंस 2 दिन लगेंगे यार। वो वाला पार्ट ना एक बार तुम खुद पढ़ लेना, क्योंकि उसके अंदर कुछ समझाने वाला नहीं है। जो तुम बैटरीज बोल रहे हो ना, एक बार उसको खुद ही पढ़ लेना, एनसीईआरटी से अलावा तो आता ही नहीं।